8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के इलेक्शन हुए और उस पर दुनिया की निगाहें थी। और अभी रिसेंटली इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से पूछा गया कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में उनकी क्या राय है, तो वो मुस्कुरा दिए और कपल ऑफ सेकंड्स के लिए खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। तो मॉडरेटर ने उनसे कहा कि ये सर, मैं आपकी जो खामोशी है इससे क्या मुराद है। तो उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को ही आप मेरी राय समझ लीजिए। अब भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, भारत के इलेक्शन दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन हैं और हम इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, साउथ एशिया के दो राइवल कंट्रीज़ के इलेक्शन के प्रोसेस का भी। लेकिन हमारी ज़्यादा बातचीत होगी भारत के इलेक्शन, उसका मोरल कोड ऑफ कंडक्ट और उसके हवाले से जो कुछ वहाँ पे स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं, वो सारी की सारी बातें आज प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपने भी शायद नोट किया होगा कि अभी भारत के फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी से जब ये पूछा गया कि सर पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में क्या राय है, तो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली और वो बहुत अच्छी स्माइल देते हैं और वो एक उनकी स्माइल थी। तो मॉडरेटर ने कहा कि सर इससे क्या मुराद है, उन्होंने कहा कि आप मेरी खामोशी को ही काउंट कर लीजिए। तो सर, आप इसको कैसे रीड करते हैं? ये उन्होंने खामोशी रखी, हम खामोश हो नहीं सकते, हम लोग स्माइल जरूर देंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट बाय अ वेरी सिंपल सेंटेंस कि पाकिस्तान में सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता। दैट समराइजेस द होल पर थिंग। फिर भी व्यूअर्स को हम थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं कि कैसे हाउ थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान विद अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। के 1947 में उन्होंने एंटी डेमोक्रेटिक प्रथा की जड़ें बो दी थी। क्योंकि आप देखें कि हमारे यहां पर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने और वहां पर उनके जो लीडर हैं जिन्ना साहब, वो गवर्नर जनरल बने। ही डिड नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना जी। लियाकत अली खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, हु वाज अ ड्वार्फ इन टर्म्स ऑफ द स्टैचर इन पाकिस्तान कंपेयर्ड टू मोहम्मद अली जिन्ना, बिकॉज पाकिस्तान में उनका स्ट्रक्चर बड़ा था और लियाकत अली खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब लियाकत अली खान साहब 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी। उस दौरान कोई इलेक्शन फ्लेक्शन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, तो इलेक्शन कहां से होना है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ड्राफ्ट वर्जन 1952 में जाके बना है और वो ड्राफ्ट वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही लियाकत अली खान साहब को असैसिनेट कर दिया। उसके बाद जी मेरे ख्याल से ख्वाजा निजामुद्दीन प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ मेरे ख्याल से साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए। उसके बाद आगे जी मेरे ख्याल से मोहम्मद अली बोगरा बने जी। मोहम्मद अली बोगरा साहब के बाद चौधरी मोहम्मद अली बने। चौधरी मोहम्मद अली खान के बाद मेरे ख्याल से हुसैन सुहरावर्दी बने। जी। सुहरावर्दी साहब के बाद चुंगरीदार साहब बने। चुंगरीदार साहब के बाद फिरोज खान नून बने। फिरोज खान नून के बाद जाके मेरे ख्याल से नूरुल अमीन, फुल स्टॉप लग गया। अब आप देखिए बिटवीन 1947 एंड 1960 के अराउंड 58, सॉरी नॉट 60, 57, 58 तक मेरे ख्याल से इस 10 साल के पीरियड में 8 प्राइम मिनिस्टर बन गए और कोई इलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी तरह का। तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, उसकी जो जड़ें ही कभी नहीं लग पाई। 58 में वहां पर मार्शल लॉ आ गया, जबकि इस्कंदर मिर्जा साहब जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद पावर जो है चूज किया हैंड ओवर करना अयूब खान साहब को। उन्होंने कहा कोई प्रेसिडेंसी नहीं। अयूब खान जो कि उस वक्त एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनको उन्होंने पहले डिफेंस मिनिस्टर बनाया। डिफेंस मिनिस्टर बना के उनको कहा जी हमसे नहीं संभल रहा, क्योंकि वहां पर अब लोगों को यह जानना चाहिए कि माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। द फर्स्ट एंटी minority riots after 1947, जिसमें के हिंदू पॉपुलेशन आई थिंक dipped from about 14% in West Pakistan to about 1.5-1.6%, were anti-Ahmadi riots. अहमदी जो कि कुरान को मानते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उनको एंटी मुस्लिम माना जाता है पाकिस्तान के अंदर आज भी जी। बहुत अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन अहमदीज को नॉन मुस्लिम माना जाता है और अहमदी जो है वो नमाजें पढ़ते हैं
और मेरे ख्याल से उनकी कितने अगर वेबसाइट्स पे अगर आप जाके देखें, वो कुरान के तर्जमे करना, सब कुछ करना, दे ऑल प्रैक्टिस इस्लाम, बट दे आर कंसिडर्ड नॉन मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। 1953 में जब फर्स्ट एंटी अहमदी राइट्स हुए, उसी टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये हमसे नहीं समझ रहा, तो फर्स्ट मार्शल लॉ वाज मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी मेमोरी सर्व करती है, तो चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आजम खान थे। जनरल आजम खान बिकेम द फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। कहते हैं हमसे राइट्स नहीं समझ रहे, आप आइए संभालिए। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल इंस्टीट्यूशंस को पनपने ही नहीं दिए। परंतु लेट्स कम टू द कंक्लूजन। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी आगे बढ़ी है, उनको सप्रेस कर दिया गया। इन द लास्ट 20 to 30 years आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें को जो सिलेक्टेड लीडर्स जो हैं, जिसे हम सिलेक्ट करते हैं, रिसेंट पास्ट में द फर्स्ट सिलेक्टेड लीडर वाज नवाज शरीफ। Many people, as a matter of fact, I'll read you an article मैं देख रहा था, ये डॉन का आर्टिकल है और एक्सप्रेस में भी सिमिलर व्यूज हैं। I'm just summarizing the views. So what is written is that Imran Khan of 2021-22 was similar to what Nawaz Sharif was in 1986, 87, 88. जी 1990 खास तौर पर। तो नवाज शरीफ को इन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया। पहले इन्होंने चीफ मिनिस्टर उनको बनवाया पंजाब प्रोविंस का। जी बाय द वे, लोगों को ये जानकर ये भी जानना चाहिए, पंजाब प्रोविंस इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, व्हिच हैज मोर देन हाफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पाकिस्तान में 336 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें के 173 पंजाब में है। तो अगर कोई पंजाब जीत जाए तो जस्ट पंजाब से मेजॉरिटी बन जाती है। 336 में से 173 पंजाब से हैं। सो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर उनको बेनजीर के खिलाफ बेनजीर को टॉपल करके उसको वहां पर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। सो सिलेक्शन हैज बीन द क्राइटेरिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो इलेक्शन। इलेक्शन तो एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिसे कहते हैं आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इलेक्शन के लोग बिजी रहे जी, कुछ हो रहा है, कुछ चहलकदमी हो रही है। लेट अस नाउ लुक एट द नेक्स्ट इलेक्शन जो उसके बाद हुआ। तो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो का एक कंपटीशन चलाते रहे। जब एक बार नवाज शरीफ थोड़े सेटल हो गए तो कारगिल हो गया। कारगिल में उनको वहां से नॉट जस्ट वाज ही रिमूव्ड, ही वाज इम्प्रिजन्ड, and then there was a threat that he would be eliminated, but some deal was struck and he was sent out of country, and he remained out of country for nearly a decade, and the country of Pakistan continued to be ruled by a martial law army person. Now परवेज मुशर्रफ। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब ने आते ही देखा जी कंपटीशन जो है वो बेनजीर जी असैसिनेट हो गई, जिसके ऊपर पाकिस्तान में आज भी नंबर ऑफ पीपल मेक दीज एलिगेशंस कि उनके असैसिनेशन के पीछे जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, एलिगेशंस हैं। आई डोंट नो देयर इज एनी कंक्लूजन टू दिस, बट न्यूमरस पीपल, केसेस भी हैं इसके ऊपर। सो दैट हैपेंड। उसके बाद जी दोबारा एक सेटलमेंट हो गई आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर बन के आ गए। जैसे ही नवाज शरीफ साहब 2-4 साल रहे, सो नाउ as soon as they try to get some grip on the civil administration, another selection takes place. So this time the selection was Imran Khan. Imran Khan साहब, अगर आप 2018 का इलेक्शन देखें तो, और ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट है जो कि एक थिंक टैंक है अमेरिका का, तो मैं अपनी साइटेशन नहीं दे रहा, मैं उनका साइटेशन पढ़ देता हूं। 2018 के इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन देयर वाज लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिस, देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज, देयर वाज लॉट ऑफ रिगिंग, and investigation had to be carried on. इस इलेक्शन में इमरान खान साहब was able to get significant number of seats, and those significant number of seats हैं वो मेरे ख्याल से कोई उस टाइम पे उन्होंने मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 116 सीटें जो है 336 में से ले ली थी, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसकी 64 थी, और पीपीपी 43 थी। बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड नंबर के, आदमी ज्यादा कंफर्टेबल भी ना हो और
इलेक्शन क्यों बना दे? तो द सिलेक्शन ऑफ इमरान खान टुक प्लेस, आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट इलेक्शन, इट इज सिलेक्शन ऑफ इमरान खान टुक प्लेस इन 2018। सिलेक्ट कर दिया गया। अच्छा, 2021 में वो अपनी लिमिट्स जो वहां की आर्मी सेट करती है उसको क्रॉस करने लग गए, तो उनको सारे दुनिया ने देखा है, बिकॉज नाउ इट इज एन एरा ऑफ सोशल मीडिया। कितनी बार उनको अरेस्ट किया गया, कितनी बार उनको उठाया गया, कभी जेल के बाहर से, कभी घर के बाहर से, कभी कोर्ट के बाहर से, एंड फाइनली ही वाज कन्विक्टेड ऑन क्राइम्स ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड सच एज कि कोई उन्होंने एक वो लैंड स्कैम है उनकी कोई बिलियनियर का, जिसमें उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी सेटअप कर दी है एंड चेंज ऑफ लैंड यूज करके, और दूसरा उन्होंने जी कोई वहां पर अपना एक वो तोशा खाना में जो उनको गिफ्ट्स मिली हुई हैं उन गिफ्ट्स को रीसेल करके उन्होंने कुछ दूसरा काम। सो दीज वर क्राइम्स, आई डोंट नो वेदर दे वर प्रूवन नॉट प्रूवन, आई हैव नो आइडिया, बट पाकिस्तान के कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है और उनको मेरे ख्याल से 5-6 साल के लिए नाअहल भी कर दिया, हटा दिया है। एंड नाउ इस बार दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिलेक्शन, तो मैं ये बता रहा हूं कि इस बार तो ब्लेटेंट सिलेक्शन, कैन यू बिलीव इट, जिस दिन इलेक्शन हुई है उस दिन इलेक्शन में किसी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। जो फॉर्म दिए जाते हैं लोगों को जिसमें कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है विनर, वो फॉर्म खाली गया है विदाउट हैविंग मेंशन्ड नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ वोट्स वन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ी, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 0 वोट है। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिलेक्शन and the strength of Pakistan's army in managing elections. So they are so powerful and so strong in managing elections. I'm not talking about their defense capability, I'm talking about management of elections. Very strong management capabilities in elections. उसके बाद जी so interesting, मतलब ये interesting एक नंबर बताता हूं आपको। From the date of announcement of the results, within 15 days जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो इमरान खान की पार्टी के, ये भी बता दूं कि इमरान खान की जो पार्टी थी पीटीआई, उसको डिसबैंड कर दिया गया। उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने अपने इंटरनल इलेक्शंस नहीं किए, उनका सिंबल हटा लिया गया। अब ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट इसके बारे में क्या लिखता है, ये मैं नहीं बता रहा, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट बता रहा है। वो कहता है जिस देश में 40% आबादी अनपढ़ हो, वहां से अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हटा देंगे तो वोटिंग कैसे करेंगे? तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है, वहां पर आप सिंबल हटा दिया, तो उनका बैड सिंबल था, सिंबल ही हटा दिया। सिंबल हटाने के बाद अब देखिए ब्यूटी, तो इन लोगों ने इंडिपेंडेंट के तौर पे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो उन लोगों ने एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। अब ये नंबर्स देता हूं आपको, ये नंबर जो है उनका, यू विल बी सरप्राइज्ड, मतलब ये दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन, के पाकिस्तान के जो नंबर 1 पार्टी वहां पर, वो पार्टी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट्स हैं। और शुरू में जब उन्होंने कहा कि इनकी 149 सीट्स हैं इंडिपेंडेंट्स की, इमरान खान साहब का एक एआई जनरेटेड वीडियो आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास 170 सीटें हैं। लोगों ने पब्लिक डेक्लेरेशंस में, न्यूज़पेपर्स में 149 का नंबर आया, और लेटर ऑन as recently as now the latest number is 93 या 98, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको दे देता हूं। जी जी, तो आप ये सोचें जी कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है। मैं सर थोड़ा सा आपको इसमें आपकी बातें सुनता हुआ मैं रिकॉल कर रहा था बहुत सारी बातें। मैं 1988 में जब इलेक्शन होता है ज़ियाउल हक के मरने के बाद, तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब लाहौर के ऑफिस को एज ए जर्नलिस्ट कवर किया करता था। सुहेल वड़ाइच मेरे साथ हुआ करते थे, और जो हमने सिलेक्शन देखी ऑनवर्ड्स अनटिल 97 तक, जब नवाज शरीफ की गालबन 2 हुकूमतें बनी, बेनज़ीर की 2 हुकूमतें बनी। सर 94 में मैंने एक किताब लाहौर में पब्लिश की, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासी किरदार। उस पे मेरे ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुकदमा कर दिया, मुझे उठा के ले गए। ठीक है, तो फिर मैंने एक नज़म लिखी जब मैं उनकी कैद से वापस आया, तो वो सिर्फ 2 लाइनों की नज़म थी कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की जमहूरियत
एक मेले की तरह है जिसमें पसमानदा मुल्कों के बच्चे गुम हो जाते हैं। तो ये सर गुम लॉस्ट डेमोक्रेसी मैंने उसको करार दिया था। आपकी बातें सुनते हुए मुझे रिकॉल हुई ये सारी बात कि ये सिलेक्शन मैंने अपनी आंखों से सर देखी, रिपोर्ट की। ताहिर साहब, आप ये देखें कि मैं, बट यू नो व्हाट इज द व्हाट इज अ वरीइंग थिंग कि वहां के लोगों को, जो आवाम को, फिर भी ये कहा जाता है कि आप जमहूरियत हैं, आप डेमोक्रेसी हैं। इससे बड़ा लोगों के साथ धोखा क्या हो सकता है कि आपके 15 दिनों तक नंबर ही नहीं टैली हो रहे, और नंबर में कोई एक आधी सीट का वेरिएंस नहीं है, नंबर में 40 सीटों का, 50 सीटों का वेरिएंस हो रहा है। मुस्लिम लीग जो नून है, जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, उसके नंबर 50 से शुरू होकर 125 तक नंबर है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, और वो भी 15 दिनों में? अरे भी एक दिन में काउंटिंग हो रही है, सब हो गया आपका। एंड लोगों को जो इनका वो फॉर्म 25 और फॉर्म 27 होता है, जो ये लोगों को देते 45 हैं, और 47 45 और 47 जी जी वो देते हैं जीतने के लिए, वो खाली दिए हैं लोगों को। खाली दिए हैं सर, नंबर खाली दिए चेंज हुए हुए हैं सर, नंबर चेंज हुए हुए हैं। कुछ जिस पे नंबर लिखा था ना नवाज शरीफ के ही एक फॉर्म पे सर 1 लिखा हुआ है, जब बाद में दिया तो 11 किया उसको। देखिए, ठीक है ना सर। तो मैं इमरान खान की तारीफ करूंगा इसने कि उन्होंने कम से कम ये सिस्टम को पब्लिकली हाईलाइट कर दिया है कि एक्सपोज कर ये जो दिया सर, सिलेक्शन पहले भी होता था, बिल्कुल ठीक सिलेक्शन पहले भी होता था, बट अब दुनिया में जाहिर हो गया पूरी तरीके से। आम बंदे को, गली कूचे के बंदे को, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, बर्मा में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, बच्चे बच्चे को पता लग गया कि भाई वोट आप जितनी मर्जी डाल लो, जिसका सिलेक्शन होना है अब उसके वोट अपने आप बन जाए। सर वो इसीलिए किसी ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने जंग कोई जीती नहीं, इलेक्शन कोई हारा नहीं। ये बात सही है, बल्कि बहुत बड़ी बात कही आपने। ठीक है ना सर, कि जंग कोई जीती नहीं, इलेक्शन कोई हारा नहीं। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सर 90s में देखा, जिसकी मुझे बड़ी सजा मिली कि किस तरह इनके अंदर, आर्मी के अंदर ISI के सेल बने हुए हैं सिर्फ इलेक्शन को कंट्रोल करने के, जी, पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने के, और वो आज इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि डेमोक्रेसी का कोई चांस नहीं। एक्चुअली आप देखें कि एक और उन्होंने बड़ा क्विकली लेसन सीख लिया है। इमरान खान ने जो तख्ता एक तरह से पलटने की कोशिश की, वो की थी बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। राइट। तो सोशल मीडिया में ना तो नवाज शरीफ साहब की, ना भुट्टो साहब की, ना आर्मी की इतनी स्ट्रेंथ थी। अब इसके निस्बत पाकिस्तान आर्मी की सोशल मीडिया स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो जनरेटिंग सिग्निफिकेंट मटीरियल एंड पुटिंग इट आउट देयर टू लेजिटिमाइज। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी ऐसा क्यों कर रही है। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं जी। कैरी लूगर जो एक्ट है, वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आर्मी के लिए ना एक बड़ा ही बहुत बड़ा झटका था। कैरी लूगर एक्ट अमेरिका ने पास किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी एड, जो अमेरिकन एड है या अमेरिकन स्पॉन्सर्ड एड है, वो किसी देश को नहीं मिल सकती अगर वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए ये ढकोसला, ये करना लाजमी हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये ढकोसला नहीं किया जाएगा तो देन यू आर कैटेगोरिकली यू आर देयर कि आप एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैं, आपको फंडिंग ही नहीं मिल पाएगी। तो ये फंडिंग लेने के लिए एंड कंप्लाइंग टू द कैरी लूगर एक्ट, ये सारी एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पाकिस्तान में सो कॉल्ड, ये लोग क्लेम जो करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास 90,000 पोलिंग बूथ्स हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रुकिंग्स रिपोर्ट इटसेल्फ, मेनी ऑफ दोज बूथ्स एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते और खाली होते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास तकरीबन जी, हमारा जो टर्नआउट है, ये पाकिस्तान के अपने नंबर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारा टर्नआउट तकरीबन 51% है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन खुद कहता है हमारा 48% है। तो आप लगा लें 50% हमारा जो टर्नआउट है। तो ये बड़े ही स्टार्टलिंग नंबर्स हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल, पाकिस्तान में 336 टोटल सीट्स के ऊपर इलेक्शन होती है, जिसमें पंजाब में 173 है जी, और दूसरे नंबर पे सिंध है, 75 है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जो नॉर्दर्न एरियाज में जहां एक प्रोविंस बनी है, 55 है।
बलूचिस्तान में 20 हैं और यूनियन टेरिटरी इस्लामाबाद में 3 है। ये सब मिलाकर अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 336। इसमें से मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप जीत जाएं तो यू क्रॉस द मेजॉरिटी, पंजाब बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Punjab has historically been the bastion of Nawaz Sharif. Sindh has historically been the bastion of the Bhutto party, PPP. And इमरान खान का जो स्टार्ट हुआ था वो खैबर पख्तूनख्वा से हुआ था। हालांकि मैं लोगों को ये रिपीट कर दूं, इमरान खान साहब का पूरा नाम है इमरान खान नियाजी। वो सो कॉल्ड वो कहते हैं कि वो पठान है केपी के, परंतु उनका जन्म, पैदाइश, उठना बैठना वो लाहौर में उनका घर है, जहां पर वो वहां जमान पार्क वहां पर हुआ है। और उनके वालिदैन जलंधर से हैं सर। हाँ, उनके वालिदैन जलंधर से जी। तो वो कहते हैं, तो क्योंकि वो पठान का थोड़ा उनको एक अपना वोट बैंक एस्टैब्लिश करना था वहां पे, जो बाकी जगह पर डोमिनेशन ऑलरेडी वाज देयर। शरीफ्स वर डोमिनेटिंग पंजाब एंड भुट्टोस वर डोमिनेटिंग सिंध, एंड यू नो ऑफ कोर्स द सो कॉल्ड द ट्राइबल चीफटेन्स, द अताउल्ला मंगल और मरी और या नवाब बुख्ती साहब वो डोमिनेट करते थे अपने बलूचिस्तान में वैसे भी 20 सीटें हैं। 2/3 ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के एरिया का 2/3 हिस्सा, नियरली 2/3 इज बलूचिस्तान, एंड वहां पर सिर्फ 20 सीटें हैं 336 में से। जी। तो ये है जी पाकिस्तान के इलेक्शन की समरी, जिसमें हम फिर से रिपीट कर दें, पाकिस्तान के सिलेक्शन की समरी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और पाकिस्तान के हवाले से जो हमारे दोस्त हैं वहाँ के जर्नलिस्ट, वो भारत को नहीं जानते, इंटरनेट के ज़माने में भी नहीं जानते। और अभी मैं जब भारत आपसे मिलने आया हुआ था, तो अभी मैं वापसी हुई है, तो मुझे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दोस्त ने व्हाट्सएप पे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि यार भारत में भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये बताओ कि भारत में भी कुछ एस्टैब्लिशमेंट या फ़ौज इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है। मैंने कहा यार कोई खुदा का खौफ का हो, वहाँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा यार ये दिल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम एक ही तरह के लोग हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ ना करती हो भारतीय आर्मी। फिर मैंने एक इंटरव्यू उनको भेजा जो मैंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी के साथ किया था, और तो मैंने कहा ये देखो कि भारतीय आर्मी का कोई किरदार नहीं होता। तो सर अब भारत के इलेक्शन है, तो क्या वहाँ पे सूरत हाल है, और मेरे देखिए जी, मैं थोड़ा सा मैं एक आपको बैकग्राउंड दे दूं जी। देखिए, भारत में शुरू में जो इलेक्शंस होते थे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू गेट मोर कंटेस्टेड। 1947 से लेकर पहले हमारा इलेक्शन जो हुआ 51 में हुआ, क्योंकि 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। 51 हर 5 साल में इलेक्शन होता रहा है। उसके बाद बीच में 1-2 बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं जबकि गवर्नमेंट ने अपनी टर्म पूरी नहीं की 5 साल की, एंड द गवर्नमेंट वाज डिसॉल्व्ड एंड न्यू इलेक्शंस टुक प्लेस। ऐसा हुआ है, 3-4 दफा हुआ है। बट ओवरऑल जो इलेक्शंस का माहौल होता है, इट्स अ सेलिब्रेटरी माहौल। इससे इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, लोगों को बहुत सारी एक्टिविटी होती है। परंतु मैं आपके जो फ्रेंड हैं जो उन्होंने सवाल पूछा था, देखिए इंसिडेंट्स हर इलेक्शन में होते हैं। एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से इस बार अप्रोक्सीमेटली 97 और 98 करोड़ पीपल विल बी वोटिंग। आप सोचिए, एलिजिबल वोटर्स जो हैं वो 97-98 करोड़ हैं, उसका तकरीबन 70% वोट करेगा। So it means about 70 crore, 65 to 70 crore people will cast their vote. Can anybody imagine 65-70 करोड़ लोगों को लाइनों में लगाकर वोटिंग मशीन्स के ऊपर वोटिंग करवाना? ये कोई आसान काम नहीं है। The Election Commission of India has always had a very, very difficult task right from the beginning. Very difficult. परंतु इसमें हम एक आदमी को क्रेडिट देना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए। The credit must go to the Chief Election Commissioner, जिनको रेमॉन मैगसेसे से अवार्ड भी मिला, TN सेशन, जिन्होंने एक एग्जिस्टिंग नॉर्म जिसे हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जो जोर लगाया, एंड दैट बिकेम कॉमन नॉलेज। आज की डेट में अगर आप किससे पूछेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आपको लोग बता देंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में
there are numerous activities which cannot be done and numerous activities which can be done. इसमें ये होता है कि मॉडल कोड में कि आप एक दूसरे के बारे में, पार्टीज एक दूसरे के बारे में एक सलीके से बात करें, दे विल नॉट हिट बिलो द बेल्ट। और दूसरा, जो स्पेसेस ऑफ द गवर्नमेंट, अब जैसे कि ऑपोजिशन पार्टीज को हेलीपैड्स यूज करने हैं, तो स्टेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दे बिकम इक्वली अवेलेबल टू द रूलिंग पार्टी एंड टू द ऑपोजिशन पार्टी। हेलीपैड्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, क्योंकि उनको रैलीज करनी है, उनको जाना है, वहां पर लोगों में प्रचार करना है। स्टेट की जो मशीनरी है उसमें अगर एक बंदे की पोस्टिंग बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट होती है तो उसका तबादला इलेक्शन कमीशन करता है। द एंटायर ग्रिप ओवर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है। इलेक्शन कमीशन टेक्स कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। इसमें यस, आई वुड से कि इंसिडेंट्स होते हैं, पहले होते थे कि कोई बूथ में वायलेंस हो गई, या पहले पुराने जमाने में कोई बूथ कैप्चरिंग की एलिगेशंस लगती थी, वहां पर वोटर सप्रेशन की एलिगेशंस लगती थी। परंतु मैं आज की डेट में आपको बताता हूं, विद सोशल मीडिया, विद एवरी सिंगल पर्सन एट एवरी नूक एंड क्रैनी कैरिंग ए मोबाइल फोन व्हिच हैज अ कैमरा इन इट, इट हैज बिकम वर्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज इन एक्ट्स व्हिच आर डिसरप्टिव इन नेचर। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि आप अपने पोलिंग जो स्टेशंस हैं, जो पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी से पे लगा सकते हैं, नजदीक नहीं लगा सकते। इसके ऊपर एफआईआर हो जाती हैं, कैंडिडेट्स के ऊपर, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती हैं। ये बड़ी कॉमन प्रक्रिया है। तो टू एश्योर योर फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा, इस बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि द 3M फॉर्मूला, तो मैं उनका 3M फॉर्मूला रिपीट कर दूं जो उन्होंने बोला है कि इलेक्शंस में 4 चीजों का इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की स्पेशल निगाह है। उन्होंने बोला मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मॉडल कोड वायलेशंस। तो इलेक्शन कमीशन ने खुद देश के सारे नागरिकों को बता दिया है कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ, मैन पावर का इस्तेमाल करके एक वोटिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जाता है, बूथ के ऊपर एक प्रभाव डाला जाता है, उसके ऊपर वो कड़ी निगाह रखेंगे। पैसा, बहुत बार एलिगेशन लगती है कि पैसा बांटा गया, या शराब बांटी गई, या कुछ सिलेंडर बांटे गए गैस के, तो इन सब के ऊपर उन्होंने कहा मनी के ऊपर स्पेशल निगाह रखी जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन, इस बार उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर कर दिया है कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनली, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि अगर कोई भी वायलेशन है उसको बड़ा सीरियसली लिया जाएगा। तो मैं तो ये अश्योर करूंगा जी कि ऑफ कोर्स जहां 17 करोड़ लोगों ने जाकर वोट कास्ट करना है, 97-98 करोड़ में से 67, लास्ट टाइम 67% लोगों ने वोट कास्ट किया था ऑफ द एलिजिबल वोटर्स, इट्स अ वेरी बिग नंबर। लेट अस कंपेयर दैट टू पाकिस्तान 48-49, हालांकि उनके नंबर कुक्ड है, हमारे नहीं है। लेट अस गो वन स्टेप फर्दर। ताहिर साहब, यू विल बी इंटरेस्टेड इन दीज नंबर्स। यूएस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में 62.8% लास्ट इलेक्शन में कास्ट हुआ है, वेल बिलो इंडिया। और यूके में दैट नंबर इज आई थिंक अराउंड, मेरे ख्याल से यूके में वो जो नंबर है, मैं प्यू रिसर्च के नंबर्स पढ़ रहा हूं, प्यू रिसर्च ने नंबर दिए, यूके में दैट नंबर है 62.3। और अगर आप स्विट्जरलैंड में देखेंगे तो सिर्फ 36% वोटर टर्नआउट है स्विट्जरलैंड में। और अगर आप कनाडा में देखेंगे तो 55.4% वोटर टर्नआउट है। इंडिया में 67% है, which is a demonstrable evidence of people's interest in casting their vote, exercising their right to franchise, right to vote, and participation in the process of election and electing their candidates. 67% is a very good number. US, Canada, UK, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, इन सब के नंबर बहुत कम हैं कंपेयर टू दी वोटर टर्नआउट इन इंडिया। सो 1 मिलियन बूथ्स हैं, कैन यू बिलीव इट? 1 मिलियन बूथ जहां पर वोटिंग होती है, 1 मिलियन, एंड देयर आर क्लोज टू 2660 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है भारत में। लोगों को लगता है बड़ी पार्टीज जो है बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, लेफ्ट की पार्टीज हैं, but there are 2660 छोटी कितनी parties registered हैं। And we all know that the election is going to be conducted in 7 phases,
It will start on 19th of April and it will continue till nearly the end of May. इतना लंबा प्रोसेस है क्योंकि हजारों की सिक्योरिटी प्रोविजंस करने पड़ेंगे, हजारों के, हर बूथ के आसपास, so that no events take place, no unforeseen events take place, and there is secure environment for voters to cast their vote. It is a huge exercise. It is one of the most I would say well managed, क्योंकि इतना बड़ा नंबर एक क्रिकेट स्टेडियम में, अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन ले लें, गद्दाफी स्टेडियम में 50,000 आदमी अगर क्रिकेट मैच देखने आता है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहां 65 से 70 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट करनी है, उनको मैनेज करना, इट इज अ ह्यूमंगस टास्क। एंड इन द पास्ट, no matter which election commission, they have done an incredible job. All election commissioners, all election commissions, chief election commissioners, and the local administration have done a splendid job. Incidents होते हैं, इस बार भी होंगे, छोटे मोटे instances होते रहते हैं, but overall, by and large, the process is very well streamlined. जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो वहाँ सिलेक्शन है और भारत में प्योर इलेक्शन, और पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, जहाँ पे जैसा आपने कहा कि ऑलमोस्ट 70 करोड़ यानी 700 मिलियन लोग हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वोट डालेंगे, ऑलमोस्ट 980 मिलियन लोगों में से। तो इस सारी सिचुएशन में आपने जो 4 M's की बात की, मसल्स, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आपको क्या लगता है कि ये जो भारत के इलेक्शन है, क्योंकि भारत वर्ल्ड स्टेज पे इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर है, तो दुनिया की कैसे निगाहें लगी हुई हैं भारत के इलेक्शन पे? दुनिया क्या एंटिसिपेट कर रही है और क्या आउटकम्स? सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो भी री इलेक्ट होती है सरकार या नहीं आती है, उससे भारत का जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड स्टेज पे वो कैसे है? देखें जी, सबसे पहले मैं तो ये बता रहा हूं कि इंडिया इज अ मॉडल डेमोक्रेसी। मुझे, नॉट दैट आई एम एन इंडियन, इसलिए मैं प्राउडली बोल रहा हूं, जिस तरह की डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भारत में हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, चाहे वो जो स्टेट में जो विधानसभाएं हों, ये एक सिस्टम बहुत ही वेल entrenched, very deeply respected by the politicians also. वो भी फ्रेंचाइज को रिस्पेक्ट करते हैं। जो आता है, जो रिजल्ट्स आते हैं, ऑपोजिशन हो या वो जो रूलिंग पार्टी, वो एक्सेप्ट करते हैं इन रिजल्ट्स को। तो उनको पता है कि प्रोसेस जो है, तो द वर्ल्ड सबसे पहले नीड्स टू अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, एंगेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें मैं इतनी ब्यूटीफुल मैं एडवाइजरी पढ़ूंगा, दिस समराइजेस what the world has to appreciate. इलेक्शन कमीशन की सबसे ब्यूटीफुल चीज, उन्होंने कहा कि आप कैंपेनिंग करें, पर इशू बेस्ड कैंपेनिंग। ताहिर साहब, आप इशू बेस्ड कैंपेनिंग कैसे करेंगे? आज मैं अपने सामने इस वक्त लेकर बैठा हुआ हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो। आप अगर उस मैनिफेस्टो को पढ़ लें, कि मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये मैनिफेस्टो है जी। ये मैनिफेस्टो जो है, इसमें लिखा हुआ है, ना तो इसमें उनकी कोई क्लियर पोजीशन स्टेटेड है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, ना उनकी अपने अंदर, देश के अंदर इंसर्जेंसी के ऊपर कोई पोजीशन है, ना उनकी वहां पर जो अफगानिस्तान के साथ उनके इलीगल माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन है, उसके ऊपर कोई पोजीशन है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई पोजीशन नहीं है, ना उनकी हाउ टू स्ट्रेंथन द लोकल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं है। अलबत्ता ये जरूर लिखा हुआ है कि नैब शुड बी अबॉलिश्ड, एंड आर्टिकल 62, 63 की जो ओरिजिनल पोजीशन है, जिसमें वो कहते थे कि भाई किसी को हटाया जा सकता है बेस्ड ऑन के भाई उसके ऊपर लोन भी डिफॉल्ट हो तो भी उसको हटा सकते हैं, क्योंकि वो आर्मी को ऐसे यूज करनी पड़ती है ना ये चीजें लोगों को हटाने के लिए। तो वो कहते हैं जो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो कन्विक्शन पे जाकर उसके ऊपर जाया जाए। ये मैनिफेस्टो है। ऑन द अदर हैंड, people may agree or not agree. मैं पिछली बार भी बोला था, there are people in India, देखिए भारत देश में it's a democracy. डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब क्या है?
मैनिफेस्टो इज सपोज टू इंस्पायर पीपल, जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि आप लोगों को बांट के वोटिंग मत कराइए, इंस्पायर कराइए। अब आप ये देखें कि मेरे सामने बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं, मैं अपने मेमोरी से उसको बोल रहा हूं। बीजेपी का मैनिफेस्टो कहता है सबसे पहले कि दे विल रिमूव आर्टिकल 370, दे डिड, दे विल मेक राम मंदिर, दे डिड। उन्होंने कहा कि हम ये सीए इंप्लीमेंट करेंगे, ये भी उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, वो हो गया। उन्होंने कहा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर वो स्टेप्स लेंगे, उन्होंने लिए। टेररिज्म के ऊपर उन्होंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज विद टेररिज्म, इसीलिए पाकिस्तान से अभी तक बात नहीं हो रही, कि मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि टेररिज्म के ऊपर बातचीत नहीं होगी, टेररिज्म के ऊपर एक्शन होगा। पुलिस की मॉडर्नाइजेशन होगी, आर्म्ड फोर्सेस का ख्याल रखा जाएगा, एग्रीकल्चर के लोगों का ख्याल रखा जाएगा, और एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल और फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाएगा। ये सब जो है एक वो उसके मैनिफेस्टो में, जहां अपनी मेमोरी से मेमोरी सर्व्स मी राइट, दीस आर द थिंग्स इन द मैनिफेस्टो। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि they have stated their position on certain matters. A uniform civil code है, this is also part of the manifesto. So अब देखिए, you have stated your position in terms of migration, CAA. You have stated your position in terms of rights of people, UCC. You have stated the position vis-a-vis Kashmir, which is a very, very long pending issue in India, 370. You have stated your position vis-a-vis the sentiment of the majority in India, the Hindus in India, Ram Mandir. You have stated your position vis-a-vis army, आपने डिक्लेयर कर दिया। You have stated your position vis-a-vis police, you've done that. Farmers के ऊपर आपने पोजीशन दे दी है, और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जो अर्बन नक्सल्स हैं या रूरल नक्सल्स हैं, उनके ऊपर आपने पोजीशन दे दी। I am not saying right or wrong, I am saying position is given. So therefore, this I believe, where in the world the difference between Democrats and Republicans are not there, in the world where the differences between conservatives and liberals and labor are not there, ये differences जो हैं, ये ideological differences होने बहुत जरूरी हैं, ताकि you have 2-3 parties जो are ideologically different, ताकि voters can choose, जो उनके thought process से जो मेल खाते हैं उनको वो वोट करें, जो मैनिफेस्टो उनको इंस्पायर करता है उसके बेसिस पे वो वोट करें। मैनिफेस्टो जो उनको इंस्पायर करता है उसके बेसिस पे they should vote. They should not be bothered by the hate speech. They should not be bothered by casteism. They should not be bothered by religious appeals. They should not be bothered by misinformation, and they should vote for what appeals to their hearts and minds. This is very, very important. So ये एक lesson मेरे ख्याल से the foreign countries would be looking. और भारत के देश में they would like to see what is the psyche of an average Indian is something that they will try to gauge as an outcome of this election. जी सर, हमें अब वाज़े दिख रहा है कि भारत डिफेंस में अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। भारत के अंदर डिफेंस के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि भारत खुद से खुद कफ़ील हो सके अपने मिसाइल बनाने में, अपने वेपन्स बनाने में, ये भी दुनिया देख रहा है। भारत की इकॉनमी, मैं अभी आज सुबह ही देख रहा था भारतीय टेलीविज़न ही, 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वो जाती नज़र आ रही है, यानी क्लियरली थर्ड इकॉनमी, और वो भी बड़े नंबर के साथ। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में कम करने का बहुत बड़ा टारगेट है रूलिंग पार्टी का, जो कि री इलेक्ट होती नज़र आ रही है। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल डिफेंस के मामलात में, इंडो पैसिफिक के मामले में, चाइना के मामले में, ये आपको अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट नहीं बन जाने के बाद कैसे नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले हम चाइना से स्टार्ट कर लेते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने चाइना के खिलाफ एक स्टैंड लिया है। चाइना इज अ वेरी बिग कंट्री, वेरी बिग इकोनॉमी, वेरी पावरफुल आर्मी, बट भारत ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया है और हमारी आर्मी ने उनके लोगों के साथ कॉन्टेस्ट किया है फॉर इंचेस ऑफ लैंड। उन्होंने अपनी जानें दी हैं, एंड दे हैव रियली टेकन अ पोजीशन। इंडिया ने एक पोजीशन ली है चाइना की, जो कि बाकी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, यूरोप
अमेरिका चाइना के खिलाफ पोजीशन नहीं ले पा रहा है, दे आर ट्राइंग डिप्लोमेटिक रूट्स एंड अदर रूट्स। इंडिया ने जिस जबान में चीजें समझाई जा सकती हैं, वो डिप्लोमेटिक रूट हो या बैक चैनल डिप्लोमेसी हो या थिंक टैंक टू थिंक टैंक डिप्लोमेसी हो या फिर आर्मी के थ्रू, दे हैव रियली टेकन अ स्टैंड। सो दैट्स वन। नंबर टू, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, देखिए मैं बार बार ये कहूंगा, इंडियन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना, they have always played and they will continue to play a very smaller role in the way the economy of the nation is. The Indian economy is Indian economy because of the people of India. भारत के जो लोग हैं, by and large, आप यहाँ communities देखिए, इसको मैं casteist बात नहीं कहूंगा, but there are communities in India which have been in business for generations and thrive in building those businesses. तीसरी बात जो है, हमारा जो यूथ है, ये मैं आपको बता रहा हूं जी, मैं 10 साल पहले ये चीजें नहीं होती थी, 10 साल में ही हुई हैं ये चीजें। 10 साल पहले जो स्टार्टअप्स का एक कल्चर बना है ना जी, और ये जो यूथ जो छोटी छोटी अपने आइडियाज को, उसको लोगों को आकर बेचकर फाइनेंस करवा पा रहा है और उन आइडियाज को थोड़ा आगे बिल्ड कर पा रहा है, जिसे हम आज कहते हैं द लार्ज यूनिकॉर्न्स, इनको यूनिकॉर्न्स बोलते हैं, लार्ज स्टार्टअप्स, $1 बिलियन से ज्यादा बड़े स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहते हैं। वो यूनिकॉर्न्स ही मेरे ख्याल से डजन्स ऑफ यूनिकॉर्न्स हैव कम अप इन लास्ट फ्यू इयर्स। सो ये एक टेस्टिमनी है कि भारत में ना भारतीय बड़े उत्साहित हैं। इंडियंस आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इंडिया। तो जब इंडियंस आर एक्साइटेड अबाउट इंडिया, इंडियंस आर एक्साइटेड अबाउट पॉसिबिलिटीज इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, Indians are excited about starting new ventures in India. Indians are excited about building houses, improving their levels of education. Indians are interested in consuming. Indians are interested in saving. तो ये बड़ा ही एक माहौल एक जैसा बन जाता है. This I believe will have to be channelized in a way by very good government policies in 2024-25. Smart cities should be really smart cities. True administrative reforms should take place. Inclusivity with the financial growth has to be the mantra, and therefore it has to be dealt in that manner. परंतु आज अगर आप देखें, मैं आपको ये बता रहा हूं, and again I'm not being biased. You have visited India. आप लोगों को जाके मिलें, लोग उत्साहित हैं, लोग प्रोत्साहित हैं बिजनेस को लेकर, काम करने को लेकर, अपने उद्योग को लेकर और नई डेवलपमेंट्स को लेकर। आखिर में कंक्लूड करते हुए, जहां से हमने बातचीत शुरू की थी, वो तो खैर ऑलरेडी मैं समझता हूँ एक तरह से कंक्लूड हो गई कि पाकिस्तान का जो प्रोसेस है पॉलिटिकल, वो एक सिलेक्शन है, भारत का प्योर इलेक्शन और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मॉडल है। लेकिन कंक्लूड करते हुए भारत के आने वाले इलेक्शंस को आप एक बार फिर बताइए, क्योंकि अब हम हर हफ्ते बहुत बाकायदगी से इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो अगले महीने शुरू हो रहा है। तो कैसे आज की बातचीत को आप कंक्लूड करेंगे? देखें जी, अभी इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं वो लग गया है, लागू हो गया है। मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स व्यूअर्स को देता हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नाउ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें you have to behave in a particular manner. All political parties have to behave in a particular manner. There are rules, guidelines that they have to follow. Transfers, postings जो हैं वो अब नहीं होंगी. Election Commission comes to control of the administration. All जहां पर भी transfer postings जो करनी होंगी, जहां पर उनको लगेगा there are violations of the rules, longer postings, longer entrenchments जहां उनको लगेगा biases हो सकते हैं, Election Commission will take charge of the entire process. तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक डेट्स बताने की वो करता हूं। अभी इलेक्शन स्टार्ट हुई है जी। सो नाउ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज दैट वी विल हैव इलेक्शन इन 7 phases. 7 phases में इलेक्शन होना है जी। फर्स्ट फेज जो है उसमें 21 स्टेट्स और 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग, 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसमें मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं मोस्टली, क्योंकि और भी स्टेट्स होंगी बीच बीच में, बट नॉर्थ ईस्ट टोटली बाय एंड लार्ज कवर हो जाएगा फर्स्ट फेज में। 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ा फेज है ये 19 अप्रैल को स्टार्ट होगा।
सेकंड फेज में 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें 13 स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और केरला की 20 जो सीटें हैं वो इसमें हो जाएंगी। फेज 3 जो है उसमें 94, उसमें गुजरात आएगा, गुजरात की 26 उसमें हो जाएंगी। फेज 4 में 96, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 2 मेजर स्टेट्स कवर हो जाएंगे और बाकी स्टेट्स की भी साथ साथ चलती रहेगी। वो मैं इसलिए ये बोल रहा हूं चलती रहेगी बिकॉज यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि सातों के सातों फेजों में, 7 के 7 फेजेस में इनमें इलेक्शन होगी, क्योंकि दीज आर वेरी बिग स्टेट्स, तो एंड वहां कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो सातों फेजों में उनकी कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की होती रहेंगी। फेज 5 विल बी 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 6 विल बी 57। इसमें दिल्ली, हरियाणा, जो हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली वाले लोग हैं, वो एंड में फेज 6 में आएगा, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है लास्ट की 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि फेज 7 में। 7 फेजों में इलेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इलेक्शन ऑफिशियल्स की एक एक्सरसाइज है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ पीपल एंड द पोलिंग बूथ्स लगाई जाती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए ये फेज वाइज करना लाजमी हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़े तफसील से जो वहाँ का प्रोसेस है वो भी हमें बताया और एनालिसिस भी आपने दिया, और अगले हफ्ते आपसे फिर हम बात करेंगे उस वक्त की डेवलपमेंट के मुताबिक। और बहुत सारी चीज़ें भारत में तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, और हम इलेक्शन के दिनों में भी और इलेक्शन के बाद भी जो नया भारत, उभरता हुआ भारत और दुनिया का तीसरा बड़ा पावर हब, वो कैसे आगे डेवलप होता है, ये बातें ना ख़त्म होने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। व्यूज़, बातचीत सुनिए आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा की। इस वक्त भारत का इलेक्शन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, और भारत इट्सेल्फ जिस तेज़ी से आगे जा रहा है हर लिहाज से, तो दुनिया की निगाहें भारत पे 24/7 है, और हमारी भी कनाडा में बैठे हुए भारत पे निगाहें 24/7 है। और हम चाहेंगे कि अब हम बहुत ज़्यादा बातचीत भारत के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में और भारत के बहुत अहम स्टेक होल्डर होने के नाते आपके साथ फ्रीक्वेंट बेसिस पे पेश करते रहें। प्रोफेसर धीरज शर्मा जी भी हमारे शो में अब फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी एक्सपर्ट्स आप देखेंगे और सुनेंगे। आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.